हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित मिश्रा और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल एमपीपीएससी क्रैक्ड में। कल हमने वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में बात की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम महाजनपद पीरियड के बारे में बात करेंगे। तभी से आयरन एज शुरू हुई है। तो मैंने यहाँ पर कुछ महाजनपदों के नाम लिख के रखे थे। ये छोटे छोटे प्रोविंस थे, इन्हीं को देश कहा जाता था उस टाइम पे। इन छोटे छोटे प्रोविंसेस के मैंने नाम लिख के रखे हैं। 16 महाजनपद थे उस टाइम पे। 16 महाजनपद, उनके नाम है अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, काशी, कौशल, वत्स, छेड़ी, कुरु, पांचाल, शुरसेना, मत्स्य, अवंती, अश्मक, गांधार और कंबज। ये तो थे 16 महाजनपद। लेकिन इन सब जनपदों में एक सबसे पावरफुल जनपद था, मगध नाम का साम्राज्य। वो सबसे पावरफुल था और उसका कारण ये था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट। वहाँ पर लौह इस्पात बहुत ज़्यादा पाया जाता था वहाँ के ज़मीन में। और मगध की जो राजधानी थी राजगीर, उसके पास ही में कई खदानें बनाई गई थी जहाँ से आसानी से आ सके लौह इस्पात, जिससे लोहे के सामान बनाए जा सकें और इजीली अवेलेबल कराए जा सकें जल्दी से पास की जगहों पे। आयरन के एक्सेस बनाए गए, कुल्हाड़ियाँ बनाई गई लोहे की, जिससे कि जंगलों को काटा गया और अपने साम्राज्य को और बढ़ाया गया। और लोहे के हलों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि एग्रीकल्चर में वृद्धि होने लगी। गंगा के किनारे ही मगध बसा हुआ था, वहाँ की भूमि की उपजता ज़्यादा थी, इस वजह से वहाँ पर धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और वहाँ पर फूड का सरप्लस था। और वहाँ की सेना में घोड़े, रथ और सबसे पहले हाथियों का प्रयोग भी वहीं किया गया। बस इन्हीं सब कारणों से मगध एक सबसे ताकतवर जनपद कहलाने लगा। और मगध जैसे समृद्धशाली महाजनपद में हरण्यक नाम के वंश की स्थापना हुई। उसका टाइम पीरियड मैंने लिखा है 544 से 412 बीसी। और उसका पहला राजा था बिम्बिसार। उसका राजकाल था 544 से 492। बिम्बिसार ही हरण्यक वंश का संस्थापक था और वो बुद्ध का अनुयायी था। मैंने यहाँ पे उसके 3 पत्नियों के नाम लिखे हुए हैं जिनसे उसकी शादी हुई थी। कौशल देवी, जो कि कौशल के जो राजा थे उनकी बहन थी, और चेलेना, जो लिच्छावी के राजा की बहन थी, और खेमा, जो कि माद्र राज के राजा की बेटी थी। बिम्बिसार ने अपने राज्य के फैलाव के लिए इन तीनों से शादी की थी और उसने कौशल राज के राजा प्रसेनजीत से दहेज में काशी भी लिया था। और बिम्बिसार ने अंग देश को हराकर वहां कब्जा कर लिया था। उसके पास एक नियमित आर्मी थी जो कि मतलब हमेशा उसके रक्षा के लिए तत्पर रहती थी, हमेशा खड़ी रहती थी। और उसने राजगृह सिटी को फिर से नया बनवाया था। लेकिन बिम्बिसार का जो बेटा था अजातशत्रु, वो अपने पिता से असंतुष्ट था, इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी और राजा बन गया। और मैंने यहाँ 2 नाम लिखे हैं, रथ मूसल और महाशिलकांत। ये 2 ऐसे हथियार थे जिनको यूज करके वैशाली पर अपना अधिकृत कर पाया, उसको अपने अंडर में कर पाया। रथ मूसल जो होता था, उस रथ में आगे गदा लगा रहता था, उससे वो दीवालों को भी तोड़ सकते थे। और जो महाशिलकांत है, वो एक बहुत बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसमें पत्थर के बड़े बड़े गोले डालकर दीवालों को गिराया जाता था। तो काशी और वैशाली को जीतने के बाद उसने उन राज्यों को भी अपने राज्य मगध में मिला लिया और गंगा के किनारे सबसे शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका बेटा उदयन राजा बना, जो 460 बीसी से 440 बीसी तक राजा रहा। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा नहीं है, लेकिन उसने पाटलिपुत्र को अपनी नई कैपिटल बनाया था और पाटलिपुत्र का कंस्ट्रक्शन करवाया था। जो भी काम था, निर्माण कार्य,
उसने पाटलिपुत्र को राजधानी में तब्दील कर दिया था। उदयन के बाद आगे जो भी राजा आए हिरण्यक वंश के, वो काबिल नहीं थे, तो प्रजा ने उनके मंत्री शिशुनाग को ही अपना राजा चुना और तभी से शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। 412 बीसी से 344 बीसी तक कार्यकाल रहा। शिशुनाग ने राजा बनते ही सबसे पहले अवंती देश को नष्ट कर दिया। वहां पे जो भी वंश राज करता था उसे नष्ट कर दिया, और उसका जो बेटा था काल शोक या काकवर्ण, वो ज्यादा प्रसिद्ध राजा नहीं था, लेकिन उसने दूसरा बौद्ध परिषद स्थापित किया था जहां बौद्ध धर्म के अनुयायियों को शिक्षा मिलती थी। शिशुनाग वंश के राजाओं की असफलता के कारण लोगों ने फिर से चुनाव किया और महापद्म को अपना राजा बनाया। महापद्म ने नंद वंश की स्थापना की, जिसका कार्यकाल 344 से 323 बीसी तक रहा। महापद्म को सर्वछत्र नाशक कहा जाता है क्योंकि उसने शिशुनाग वंश के जितने भी अन्य राजा थे उन सबको मार दिया था और उनका सबका अंत कर दिया था। और उसे उग्रसेन भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ी सेना का मालिक था, क्योंकि उसने पहला सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया था, इसलिए उसे पहला साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। महापद्म के 8 बेटे थे और धनानंद सबसे छोटा बेटा था और सबसे अंतिम राजा भी था नंद वंश का। ग्रीक लेखों में धनानंद को अग्रैम और ज़ेंड्रेम्स से भी कंपेयर किया गया है। कहते हैं कि वो अग्रैम और ज़ेंड्रेम राजा जैसा ही था। 518 बीसी में डारियस नाम का ईरानी राजा था। उसने पंजाब और सिंध के पश्चिम इलाकों पर हमला किया था और उसे अपने कब्जे में ले लिया था, और उस इलाके को वो क्षत्रपी भी कहने लगे थे। उसने क्षत्रपी को अपने 28 राज्यों में से 20वां स्थान दिया था। अब देखते हैं कि ईरानी आक्रमण का क्या क्या प्रभाव पड़ा। इंडो ईरानियन ट्रेड बढ़ा, इससे इंडिया और ईरान का व्यापार बढ़ने लगा। उस रूट में कभी व्यापार नहीं होता था, अब उस रूट में भी व्यापार बढ़ने लगा था। ट्रेड के कारण ईरानियों को धीरे धीरे ये पता चला कि इंडिया में बहुत सारा पैसा है, बहुत वेल्थ है, बहुत ही समृद्ध राज्य है। तो धीरे धीरे ये बात फैलने लगी। अलेक्जेंडर को भी इस बारे में जानकारी हुई, जिसके कारण उसने बाद में हमला किया। ईरानियों के आने से यहाँ खरोष्ठी स्क्रिप्ट, खरोष्ठी लेखों का भी उल्लेख होने लगा, और धीरे धीरे उन्होंने भी एक और लिपि सीखी जिसमें राइट से लेफ्ट लिखा जाता था, वो अरेबी जैसी होती थी। तो ये तो था ईरानी आक्रमण। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है मैकेडोनियन इन्वेजन। मैकेडोनिया के राजाओं ने यहाँ आक्रमण किया 326 बीसी में। उस समय मैकेडोनिया का राजा था अलेक्जेंडर। वो मैकेडोनिया के राजा फिलिप का बेटा था, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो 20 साल में ही उसने कार्यभार संभाला, और उसका सपना था दुनिया जीतने का, तो वो दुनिया जीतने निकल पड़ा था। ईरानियों पर जीत पाने के बाद वो भारत की ओर बढ़ा और भारत में तक्षशिला के राजा को हरा दिया और सबने घुटने टेक दिए। लेकिन जो राजा पोरस थे, कुरुक्षेत्र के राजा, उन्होंने हार नहीं मानी और उनके बीच में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, लेकिन वो भी हार गए क्योंकि भारतीयों में अनेकता थी, डिसयूनिटी थी, एक दूसरे का साथ नहीं देते थे। इस वजह से सिकंदर से सारे राजा हारते गए। लेकिन अलेक्जेंडर 20 राज को पार नहीं कर पाया और मगध की बड़ी सेना के सामने वो नहीं टिक पाया, और उसकी सेना ने कदम पीछे हटाए और अलेक्जेंडर को 325 बीसी में वापस जाना पड़ा। वो सितंबर का महीना था, तब अलेक्जेंडर को पीछे हटना पड़ा और वो अपने राज्य बेबीलन को लौट गया, और वहां 33 साल के उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात की महाजनपदों की, कुछ वंशों की और कुछ विदेशी आक्रमणों की। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जुड़े रहिए एमपीपीएससी क्रैट से।